After the signature, you can write ENCL or enclosed if you are attaching something with the letter, like pictures or like copies of previous communication. Then you can write ENCL and then list the material that you are sending along with the letter. In the exam, when you are writing a letter, this ENCL is not needed because you are not enclosing anything with the letter. This is just for your knowledge. जब आपने ऑफिशियल पत्र में सिग्नेचर कर दिए, उसके नीचे आप ENCL यानी कि एनक्लोज्ड जो है, आप अगर उस पत्र के साथ कुछ भेज रहे हैं आपकी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, कि जैसे आप फोटो भेज रहे हैं या कोई पहले जो आपने कम्युनिकेशन की पत्र लिखे उनकी कॉपी भेज रहे हैं, तो आप ENCL लिखकर उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या भेज रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ भेज रहे हैं तो आप उनको नंबर कर दें। पर ध्यान रहे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और पत्र लिख रहे हैं तो आप ENCL करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साथ में कुछ नहीं भेज रहे। तो यह ENCL आपकी नॉलेज के लिए है, पर एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर एनक्लोजिंग मोर देन 1 items, then number them. Another thing to know is something called CC. If you are sending exactly the same copy of the letter that you are sending to somebody, to someone else also, then you can write CC and then write who you are sending that letter to. अगर आप अपना लेटर जो लिख रहे हैं उसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी किसी और के पास भी भेज रहे हैं, तो आप पेज के आखिर में CC लिखकर यह लिख सकते हैं कि वह कॉपी आपने किसको भेजी। जैसे आप बीमार हैं और स्कूल नहीं गए, तो आपने एक लेटर अपने टीचर को लिखा और कॉपी जो है उसकी प्रिंसिपल को भेजी, तो उसमें आप लिख सकते हैं, या लेटर प्रिंसिपल को लिखा, कॉपी टीचर को भेजी, तो उसमें आप CC करके लिख सकते हैं कि कॉपी किसको भेजी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिक एंड यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल and you write a letter to your teacher that you are not coming and you send a copy to your principal, then you can write CC और उसमें प्रिंसिपल के बारे में लिख सकते हैं कि send to the principal। अक्सर और खासकर एग्जाम में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह आपकी नॉलेज के लिए है। In your exam you will not need to write CC. This is for your information and your knowledge only. Now the final step of letter writing and writing an official letter. Check the spelling and the grammar for any mistakes, as these mistakes are extremely common in the letters written by the beginners. So read your letter twice, thrice to make sure there is no spelling error and there is no grammatical error. If you are using a computer, you can use the spell check, but be careful, sometimes the spell check can really make trouble for you. So learn the spellings, use smaller words that you are less likely to make spelling mistakes, use smaller sentences that you are less likely to make grammar mistakes. In a well written letter there should be no spelling mistakes. In a well written letter there should be no grammar mistakes. And in a well written letter there should be no factual mistakes about name, address, contact details, etc. that you wrote date and then forgot to write the date and it's blank. So that type of errors should never be there in a well written letter. आइए अब देखें कि ऑफिशियल पत्र लिखने का फाइनल स्टेप क्या है।
फाइनल स्टेप यह है कि आप अपने पत्र को तसल्ली से बैठकर पढ़ें, उसमें देखें कि जो हमने प्रिंसिपल बताएं लेटर लिखने के वे सब आपने बराबर अप्लाई किए हैं। उसके अलावा यह देखें कि आपके लिखे में कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है और कोई ग्रामर की गलती नहीं है। ऐसा होता है कि जब कोई पत्र लिखना बिगिनर होते हैं, शुरू करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स या कोई भी, तो स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं। इन दोनों को अपने पत्र में से निकालने का तरीका यह है कि आप खूब प्रैक्टिस करें और अपने ही लिखे हुए पत्र को एक हफ्ते बाद पढ़ें, तो आपको पता पड़ेगा कि आपने कितनी सारी ग्रामर मिस्टेक्स की। अपने दोस्त को अपना लिखा हुआ लेटर दें चेक करने के लिए, अपने टीचर को दें, तो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स निकाली जा सकेंगी, ताकि एग्जाम में आप कोई गलती ना करें। एक अच्छे लिखे हुए पत्र में, ऑफिशियल लेटर में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई भी तथ्य से रिलेटेड फैक्चुअल एरर नहीं होनी चाहिए। नाम, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह के बारे में, जैसे आपने लिखा तारीख, फिर आगे तारीख लिखना भूल गए, तो ऐसा ना करें। One way to minimize chances of errors in your letters in your exams is to practice. Write many letters to practice. Read your own letter after a week and suddenly you will see that you made mistakes that you yourself can correct them. Exchange the letters that you write with your friends, that they check your errors and you check the errors that they have made in writing letters. Take help from your teacher, that he can correct your errors in writing a letter. And if you do that, in the exam you stand to get 100% marks in letter writing. And as I told earlier, there are only two places where you can get 100% marks easily, and one is the math and the second is the letter writing. जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जाम में दो जगह हैं जहां बहुत आसानी से 100% मार्क्स आ सकते हैं, एक मैथ और दूसरा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, अपने लिखे हुए लेटर अपने दोस्तों को दें करेक्ट करने के लिए, अपने दोस्तों के लेटर आप करेक्ट करें, अपने टीचर से मदद लें और कोशिश करें कि आपके लेटर राइटिंग में एग्जाम में 100% 100% मार्क्स आ सकें। Now let's see how a letter to a relative is different from an official letter. आइए अब देखें कि आप अपने परिवारजन को जो पत्र लिखते हैं वह एक जो ऑफिशियल लेटर है उससे कैसे फर्क होता है। See, in a letter to a relative, detailed sender's address is not needed unless you are writing for the first time, because your relative will already know your address, where the letter is coming from, so you don't need to write the sender's address in detail. Same way, detailed receiver's information or address is not needed. He is or she is your relative or friend, so you don't need to write the details of the receiver's address. Another thing is the signature details are not needed, like after the signature, the phone number, the email, even your full name is not needed, because the person who is receiving the letter knows you. Items like reference to enclosed CC is not needed, because you are not doing an official correspondence. Another thing in writing to a relative is that you can use
personal language like dearest, like with love. You can be little away from the typical grammar also. You don't have to be 100% correct. It's a personal letter. It should be as if you are talking to the person, and when you are talking to the person, it is different when you are talking to a relative versus you are talking to an official. Two things to remember when writing to a relative, and that has nothing to do with how you write that letter. One thing is, be extra kind and extra careful not to hurt the feelings of your relative or friend, because these people are fixed in your life. You can't change them. The official in a bank or in the government will change, but these people will stay with you forever, and you really want to be nice to them. So don't write something which can be taken as hurtful. Another thing is, never write a letter when you are angry, especially to a relative, because that can break relations for a very long time, and you don't want that to happen. So even though they are not the part of learning letter writing to a relative, but they are essential in life, so I added them here. अपने रिश्तेदार को जो आप पत्र लिखते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार को पहले से आपका पता मालूम है, इसलिए आपको सेंडर्स एड्रेस डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपने अपना घर मूव किया और पहली बार उस नए पते से लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रिश्तेदार हो या दोस्त हो इस पते पर आपको लिखा करे, तो आप सेंडर्स एड्रेस लिखें, अन्यथा सेंडर्स एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो पाने वाला है उसका डिटेल्ड एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ लेटर भेज रहे हैं. जो आप पत्र के आखिर में सिग्नेचर करते हैं उसमें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे आपको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को वह पहले से पता है. इतना तक कि आपको अपने सिग्नेचर के बाद अपना पूरा नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार को आपका नाम पता है. रिलेटिव को जो पत्र लिख रहे हैं उसमें रेफरेंस, एनक्लोज, सीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर रहे. जो रिलेटिव को, रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं उसमें आप पर्सनल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डियरेस्ट, विथ लव. ग्रामर भी आप जो रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है. आप लेटर ऐसे लिखें जैसे आप उस रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है वर्ब भी आया. आप पोइट्री भी लिख सकते हैं, कविता के तौर पर भी लिख सकते हैं, और कविता में अक्सर ग्रामर नहीं होती. तो रिलेटिव को लिखा गया पत्र बहुत फ़र्क होता है. दो चीज़ें जिनका आप ख्याल रखें अपने रिश्तेदार को पत्र लिखते समय, और हालांकि ग्रामर से इनका कोई संबंध नहीं है, पत्र लिखने से इनका कोई संबंध नहीं है, पर जिंदगी से इनका संबंध है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑफिस में, बैंक में, सरकारी दफ्तर में अफसर आते जाते रहते हैं, पर आपके रिश्तेदार तो हमेशा आपके साथ रहेंगे. इसी तरह से जो आपके दोस्त हैं, आप उनको कभी खोना नहीं चाहते, तो उनके साथ जब आप लेटर लिखें तो बहुत ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना लिखें जिससे उनको दुख पहुंचे या जिससे उनको हर्ट हो, उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचे. दूसरा यह है कि कभी भी आप गुस्सा हो उस समय अपने रिश्तेदार को पत्र ना लिखें, क्योंकि आप सालों की दुश्मनी पैदा कर सकते हैं. तो इसलिए ठंडे दिमाग से और सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही पत्र लिखें, क्योंकि फ़ोन पर बोला हुआ बात भूली जा सकती है कुछ समय के बाद, पर लिखी हुई बात हमेशा वहाँ रहती है. इसलिए आप लिखते समय अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बहुत ध्यान रखें
कि कोई भी ऐसी चीज ना लिखें जिससे उनकी भावनाएं आहत होती हो, उनको भावनाओं को ठोस पहुंचती हो। नेक्स्ट इज लेटर बाय ईमेल। लेट्स सी हाउ लेटर्स बाय ईमेल आर डिफरेंट। अब हम सीखते हैं कि ईमेल के द्वारा पत्र कैसे लिखें और ईमेल के द्वारा लिखा हुआ पत्र कैसे फर्क होता है। email letter, usually the sender's address on the top of the letter and full address of the receiver is not written, because you are communicating through email. You are not mailing something, you are not posting something, so all those things are not needed. Second thing is, the email address acts as communication address, so you don't need to write any of the senders or receivers details, but you still need to write the name, because the person should know who is writing the letter. Again, there are no fixed rules. If you are writing an official letter by email, you can just write like the letter we talked about earlier, with all the details, sender's address, receiver's address. But the email letter, especially a follow-up letter, gives an opportunity not to include all those things, because your communication is saved under your name and email address by the receiver. Second thing is, and this is true for anything when you write on computers or on handheld devices or cell phones, mobile phones, that indent is not used, because indent can cause tremendous confusion when you are reading online. So indent is not used, but again, there is no fixed rule. Another thing in email letters is that you can easily attach pictures, old documents, etc. just by clicking on them and adding them to the email. One thing you have to be careful about when you are writing a letter by email is there is an opportunity to format the letter, like make the words small, big, colored, underlined, italics. Don't do that, because it gives a bad impression if you do a lot of formatting. Let the whole letter be in the same font type. Avoid putting too much colored fonts in your communication. Another thing is that you have an opportunity to do a spell check before you send the letter, and use that opportunity intelligently. Don't go to spell check and say, okay, change all spellings as the computer wants it, because sometimes the computer can really make up a mess of your letter. So change the spellings one by one after confirming that you want to change them. ईमेल लेटर जो ऑर्डिनरी लेटर होते हैं उनसे फ़र्क होते हैं, क्योंकि ईमेल लेटर में आपको कोई लेटर पोस्ट नहीं करना, आपको कोई लेटर रिसीव नहीं करना, इसलिए सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ईमेल का एड्रेस जो है वह कम्युनिकेशन का एड्रेस होता है, वह आदान प्रदान का जो है लेटर का एड्रेस होता है, इसलिए सिर्फ ईमेल एड्रेस ही काम में लिया जाता है। पर ऐसा कोई कानून नहीं है। आप ईमेल में जो हमने पहले लेटर की बात की, एग्जैक्टली वैसा लेटर लिख सकते हैं, जिसमें सेंडर्स डिटेल्स हो, रिसीवर्स डिटेल हो, रेफरेंस हो, बॉडी ऑफ द लेटर हो, सिग्नेचर हो, सब कुछ कर सकते हैं। ईमेल लेटर में सिग्नेचर अक्सर नहीं किए जाते, जो लिखा है उसी से वही सिग्नेचर माना जाता है। हालांकि आप सिग्नेचर का स्टैंप यूज कर सकते हैं क्रिएट कर कंप्यूटर पर कोई फिक्स रूल नहीं है ईमेल लेटर लिखने के लिए।
खास कर आप जब फॉलो अप लेटर लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे लेटर्स आपके नाम के अंडर में जो पाने वाला है उसके पास इकट्ठे रहते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि कंप्यूटर पर लिखने में खास करके जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, उनमें लिखने में इंडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इंडेंट से पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़ सकती है। जो आपका पत्र है वह टेढ़ा बांका, उसमें सब लाइनें हो सकती हैं, इसलिए इंडेंट का यूज़ नहीं किया जाता। पर अगेन कोई फिक्स रूल नहीं है। ईमेल के लेटर में आप फोटोग्राफ, पुराने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आसानी से अटैच कर सकते हैं। सिर्फ उन पर क्लिक करें और लिखें अटैच, तो वे अटैच हो जाती हैं। ईमेल लेटर लिखते समय एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि कंप्यूटर में बहुत आसानी से आप जो आपने लिखा है उसके शब्दों की शेप बदल सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं, उन्हें इटैलिक कर सकते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे तो आपके लेटर का जो अफेक्ट है वह चला जाएगा, तो इसलिए ऐसा ना करें। स्माइली फेस वगैरह ऑफिशियल लेटर में कभी ना लगाएं। जो भेजने से पहले आप लेटर को स्पेल चेक से देखकर करेक्ट कर सकते हैं, पर कभी भी आप स्पेल चेक में जाकर यह ना करें कि कंप्यूटर को हक हो आपकी सारी स्पेलिंग बदलने का, क्योंकि कई देशों में भाषाएं अलग अलग होती हैं। कंप्यूटर को कई शब्द जो कई कंट्रीज में यूज़ किए जाते हैं पता नहीं होते। कंप्यूटर को ग्रामर जो है उसमें कई बार गलतियां करता है, तो इसलिए आप जब स्पेल चेक करें, ग्रामर चेक करें, तो एक एक गलती को अच्छी तरह से पढ़कर ही उसका कंप्यूटर का सजेशन एक्सेप्ट करें कि आपको करना है एक्सेप्ट या नहीं करना, ऐसा मानकर। उदाहरण के तौर पर ऑनर की स्पेलिंग कुछ देशों में HONOUR है, जैसे इंडिया में, जैसे इंग्लैंड में। कुछ देशों में HONOR है, जैसे अमेरिका में। तो ये एक सबसे बहुत ही मामूली एग्जाम्पल है, पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी फ़र्क हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को कभी भी हक ना दें कि वह खुद आपके लेटर में सारी गलतियां सुधार सके। आप हर एक लेटर जो उसने कंप्यूटर ने सजेशन दिया उसको इवेल्युएट करें और फिर उसको करेक्ट करें। Do not blindly accept the suggestions made by the computer, because the different countries in the world have different spellings, different rules for grammars. Like honor, HONOUR in India and UK or England is spelled as HONOR in America, and there are many more examples. So when computer suggests some change in spelling or grammar, evaluate every single change separately and either accept or reject it, that your letter still retains what you want to tell, कि आपका पत्र जो है वह बता सके कि जो आप कहना चाहते हैं उसको सही मायनों में रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए आप कंप्यूटर को आपके लेटर में ग्रामर वगैरह चेंज करने का हक ना दें। To summarize in final review before sending a letter, never be abusive or insulting. Do not make spelling mistakes. Do not make grammar mistakes. Stick to one style of writing throughout the letter. Not that you are indenting paragraphs in some places and not indenting in other places, for example. Do not use inappropriate salutations like dearest when you are writing to the boss. That is not right. Be polite, pleasant and firm. If mailing, use appropriate postage. If mailing, write the address neatly and completely. And don't forget to write your address as sender, because in case the letter cannot reach the receiver, it will come back to you. ऑफिशियल लेटर लिखते में फाइनल रिव्यू में देखें कि आपने जो पत्र लिखा है उसमें कोई अब्यूजिव या इंसल्टिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है, कोई ग्रामर की गलती नहीं है। आपने पूरे पत्र में एक ही स्टाइल का यूज़ किया है,
उदाहरण के तौर पर, ऐसा नहीं कि कहीं तो पैराग्राफ में इंडेंट है कहीं नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इनअप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन जो है उस ना किया हो, यह जरूर देख लें कि बॉस को जैसे डियरेस्ट कभी नहीं लिख सकते आप, तो बी केयरफुल, ध्यान रखें। बी पोलाइट, नम्र हो, प्लेजेंट हो, मधुर आपका लेटर लगना चाहिए, पर फर्म हो कि बिल्कुल अपने क्लियरली आपको बताना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर मेल कर रहे हैं तो यह पक्का रहे कि आपने उस पर बराबर जो है पोस्टेज या स्टैंप लगाए हैं। और अगर आप लेटर मेल कर रहे हैं तो यह ध्यान रहे कि जहां आप लेटर भेज रहे हैं वह पता बहुत क्लियरली लिखा हुआ हो, और आपका खुद का पता, जो भेजने वाले का पता है, वह भी क्लियरली लिखा हो, ताकि पत्र अगर अपने गंतव्य स्थान पर जिसको आपने भेजा उसको न मिल सके, किसी कारण से उनका एड्रेस बदल गया है जो भी, तो वह आपके पास वापस आ सके। Now let's look at two styles of writing official letters. आइए देखें कि ऑफिशियल लेटर्स लिखने के दो जो स्टाइल्स हैं, जो दो तरीके हैं, वे क्या हैं। Two styles of writing official letters are, the first one is called the American style and the second one is called non-American style, and both these styles are used in different countries. The non-American style is used in the UK, that is England, and in India and many other countries. The American style is used in America and many other countries. आइए देखें कि जो ऑफिशियल लेटर है उसको लिखने के दो तरीके क्या होते हैं। एक तरीका, पहला तरीका कहलाता है अमेरिकन स्टाइल और दूसरा कहलाता है नॉन अमेरिकन स्टाइल। ये दोनों तरीके दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर नॉन अमेरिकन स्टाइल जो है वह इंग्लैंड में और भारत में और कई देशों में काम में ली जाती है, और जो अमेरिकन स्टाइल है वह अमेरिका में और कई देशों में काम में ली जाती है। American style of writing an official letter or the basic letter writing for all. ऑफिशियल लेटर लिखने की अमेरिकन पद्धति या जो बेसिक लेटर लिखने की जो पद्धति, आइए देखें वह क्या होती है। Here this for example is a typical letter written by the American style. I will tell you the details in a moment. यहाँ एक ये पत्र है जो कि अमेरिकन स्टाइल से लिखा गया है और मैं इसके डिटेल्स आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि जो नॉन अमेरिकन स्टाइल है वह कैसे फर्क होती है स्टाइल से। Later on I will tell you how the non-American style is different from this style. First thing to note is that when you write a letter, there is blank space on all the sides of the letters. There is about 1 to 1.5 inch or 2.5 to 3.5 centimeter space in the top area, in the bottom area, in the right area and in the left area. That is the first thing to note. देखिए, पत्र लिखने में आप सबसे पहले ये देखें कि जो पत्र लिखा जाता है ऑफिशियल, उसमें ऊपर 1 इंच जगह होती है, करीब 1 से 1.5 इंच, जो कि 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर हुई। उतनी ही जगह पत्र के नीचे आखिर में होती है, उतनी ही जगह दाहिने मार्जिन में होती है और उतनी ही जगह बाएं मार्जिन में होती है। तो लेटर के चारों तरफ 1 से 1.5 इंच यानी कि 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर की खाली जगह छोड़ी जाती है।
In the American style of writing official letters, the next important thing to recognize is that all the parts of the letter, everything in the letter starts from the left margin. There is no gap here, nothing starts here on the right margin. Everything, all the parts of the letter, every sentence starts from the left margin, and this is very important to know. अमेरिकन जो स्टाइल है ऑफिशियल लेटर लिखने का, उसमें सभी कुछ जो लेफ्ट मार्जिन है, बाएं हाथ का हाशिया है, वहां से लिखनी शुरू की जाती है. जो भी हिस्से लेटर के आप यहां देख रहे हैं सब इस बाएं हाशिए से शुरू होते हैं. कोई गैप नहीं है बाएं हाशिए के और लिखे के बीच में. कोई चीज दाहिने हाशिए से शुरू नहीं हो रही. तो यह बहुत ही जरूरी चीज है जानने के लिए कि अमेरिकन स्टाइल में हर चीज बाएं हाशिए से शुरू होती है. लेटर में जो भी लिखा है वह यहां से शुरू होता है. नाउ लेट्स एग्जामिन various parts of the letter in the American style. The first one is the sender's details, which are written here. The second part is the receiver's details, which are written here. The next part is the reference, which is optional. So the reference is written here, street light not working. The next is the salutation, which is here, where it says Dear Ashok Jain. The next letter is the body of the letter, and these two paragraphs make the body of the letter. The next part is the sender's signature and other information, which is written here. And the last part is optional, which is called ENCL or enclosed. And we will talk about these parts in detail soon. Remember that in non-American style of writing letter, the parts of the letter are exactly the same. So learn them well here, because the parts remain the same. How they are written is different. देखिए, ये अमेरिकन स्टाइल का जो होता है ऑफिशियल लेटर, उसमें लिखने के वेरियस जो उसके भाग होते हैं वे हैं. पहला है सेंडर्स डिटेल, या भेजने वाले का नाम और पता, वह यहाँ है. दूसरा होता है पाने वाले का नाम और पता, रिसीवर्स डिटेल्स, वे यहाँ है. तीसरा भाग ऑप्शनल है, रेफरेंसेस और इन रेफरेंस टू, कि किस संदर्भ में वह लेटर है. अगला भाग कहलाता है सैल्यूटेशन, जो कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं. उससे अगला भाग है बॉडी ऑफ द लेटर. ये दो पैराग्राफ जो है ये इस लेटर की बॉडी हैं. उससे अगला पार्ट है सेंडर्स सिग्नेचर एंड अदर इंफॉर्मेशन, कि भेजने वाले के बारे में सिग्नेचर उसके और बाकी जो है इंफॉर्मेशन. और आखिरी पार्ट जो कि ऑप्शनल है कहलाता है एनक्लोज्ड, कि आपने इस पत्र के साथ और कुछ भेजा क्या. देखिए, अमेरिकन और नॉन अमेरिकन जो लेटर होते हैं उनमें पत्र के भाग जो हैं, जो यहां दिखाए हैं, वे ही होते हैं. सिर्फ फर्क यह होता है कि कोई चीज कहीं लिखी होती है, कोई चीज कहीं लिखी होती है, और वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा. पर आप ध्यान से यहां देखें कि ये वेरियस जो हिस्से हैं पत्र लिखने के, वे कैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इनके डिटेल्स अभी आपको बताता हूं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर इज द सेंडर्स
details or sender's contact details, and the top line is the first and last name of the sender. Second line is street address. Third line is the city. Fourth line is the state and zip or pin code, and the next is country if it is international letter, and then the date. So in first line here it is written AK John. Second line says 123 Main Street. Third line is the name of the city called North City. Fourth line has Raj State 012345 as the pin or zip, and then the fifth line has March 1, 2014. Now if it was a letter from a company to a company, then after this AK John we will write the designation and the name of the company, but it's a personal letter so there is no need to write that. देखिए सबसे पहले जो लेटर है उसमें होता है सेंडर्स डिटेल्स, और सेंडर्स डिटेल में सबसे पहला होता है जो भेजने वाला है उसका पूरा नाम पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उसका सड़क का पता स्ट्रीट एड्रेस, तीसरी लाइन में शहर का नाम, चौथी लाइन में राज्य का नाम और जिप या पिन कोड, अगली लाइन में अगर इंटरनेशनल लेटर है तो देश का नाम और फिर तारीख। यहां लिखा है AK जॉन नाम भेजने वाले का, 123 मेन स्ट्रीट भेजने वाले का स्ट्रीट एड्रेस, शहर का नाम नॉर्थ सिटी, राज्य का नाम राज स्टेट, पिन या जिप 012345 और तारीख मार्च 1, 2014। अगर यह पत्र भेजने वाला अपनी कंपनी की तरफ से पत्र भेजता तो AK जॉन के बाद उसका डेजिग्नेशन और उसकी कंपनी का नाम आता, पर क्योंकि यह एक पर्सनल लेटर है उसकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग फोन नंबर को, भेजने वाले के फोन नंबर को तारीख के बाद यहां नीचे लिखते हैं। Some people they write the sender's telephone number here, others write it with the sender's signature। बाकी लोग जो टेलीफोन नंबर भेजने वाले का यहां नहीं लिखते, वे सेंडर्स के जो भेजने वाले के दस्तखत होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद यह फोन नंबर भेजने वाले का लिखते हैं। Next part of the letter is the receiver's contact details, and they include the first line as name of the receiver if known, then the designation of the receiver, then the company of the receiver, what company he or she works for, then the street address, city, next line, state and zip, and if it is an international letter then the name of the country. So here you see the name of the receiver is Ashok Jain. He is, the next line shows he is a director. The next line shows that he is in a Raj maintenance company. The fourth line shows his address is 789 East Street. Then the city name says some city, and the state address is Raj State, and the pin is 098765। अगला जो हिस्सा होता है पत्र का वह है रिसीवर्स कॉन्टैक्ट डिटेल, जो पाने वाले का नाम और पता। उसमें पहली लाइन में पाने वाले का नाम, अगली लाइन में उसका पद या डेजिग्नेशन, तीसरी लाइन में वह कंपनी जिसके लिए वह काम करता है, चौथी लाइन में स्ट्रीट एड्रेस, पांचवी लाइन में शहर का नाम, और छठी लाइन में शहर का नाम, छठी लाइन में राज्य का नाम और उसका जिप और पिन कोड जो भी
अप्रोप्रिएट है, और उससे अगली लाइन में अगर इंटरनेशनल लेटर है तो उस देश का नाम जहां यह लेटर जाना है। तो इसमें पहली लाइन में लिखा है अशोक जैन, पाने वाले का नाम। दूसरी लाइन में लिखा है कि वह डायरेक्टर है। तीसरी लाइन में लिखा है कि राज मेंटेनेंस कंपनी में वह डायरेक्टर है। चौथी लाइन में लिखा है कि वह कंपनी 789 ईस्ट स्ट्रीट पर है। अगली लाइन में शहर का नाम लिखा है सम सिटी। उससे अगली लाइन में राज्य का नाम लिखा है राज स्टेट और उसका पिन कोड लिखा है 098765। तो यह हुआ पत्र का दूसरा भाग, ऑफिशियल लेटर का सेकंड पार्ट। कुछ कंट्रीज में पिन कोड बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में जिप कोड बोलते हैं, बाकी और कंट्री में और कुछ बोलते होंगे, पर वे सब सिमिलर हैं और राज्य के नाम के बाद आते हैं। In some countries they call it pin code, in some countries they call it zip code, in other countries they call it with different names, but this code comes after the name of the state. Next part of the official letter is a reference or REF. It is not always necessary to write the reference, but it's good because it helps the person immediately, the reader comes to know immediately why this letter has come, and if this letter belongs to another department, he or she will send it to that department. Make sure this is very short. There is no need for grammar here, no need for noun, pronoun. It is simply a very short explanation of why this letter is being sent. पत्र का अगला भाग होता है, उसे बोलते हैं रेफरेंस या REF। यह लिखना ज़रूरी नहीं है, पर पत्र के रेफरेंस लिखने से पढ़ने वाले को इमीडिएटली पता पड़ जाता है कि यह लेटर क्यों लिखा गया है, और अगर वह उसके डिपार्टमेंट का नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का है, तो वह फौरन उस डिपार्टमेंट को यह लेटर भेज देगा। उसको पूरा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस से उसको पता पड़ जाएगा। देखिए, जब आप रेफरेंस लिखें तो यह एक लाइन या दो लाइन से अधिक कभी नहीं होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, जितना छोटा आप लिख सकते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यह होना चाहिए कि आपका यह लेटर किस बारे में है, छोटे से छोटा उसका डिस्क्रिप्शन। Next part of the letter after the reference is the salutation of the person that you are writing to. So here you know the name of the person who is receiving this letter is Ashok Jain, so you write Dear Ashok Jain. In American system they don't write Mr. Ashok Jain, Dr. Ashok Jain. They simply write the name without any additions. The reason, as I mentioned, is sometimes it is very difficult to know by the name if the person is a man or a woman, if the person is married or not. So the safest thing is not to write anything, and that is why I like the American system, because it makes everybody equal and prevents confusion. So you see, there is no Mr., Mrs., anything here, here or here. Especially when you deal with international people, it is almost impossible to know who is a man, who is a woman, and how to address. American system of writing letter is very easy, very simple, very user friendly. So you write Dear Ashok Jain as the salutation. If you don't know the name of Ashok Jain but you want to send, say, a letter to sales department and the manager to the sales department, you can write here Dear Manager
comma sales department. If you don't know anything, you are simply writing to the company. You can even remove this line and directly start the letter from here. It's uncommon. You can write dear sir, dear madam, but again you don't know whether the sir will read your letter or madam will read your letter. So in the American system, if you don't know anything, you just remove that line. देखिए अगला हिस्सा जो है लेटर लिखने का, उसमें जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, इस लेटर में है अशोक जैन, उसके सैल्यूटेशन का, कि उसको आप लिखें डियर अशोक जैन। जो अमेरिकन सिस्टम है लेटर राइटिंग का, वह एक सेंस में बहुत अच्छा है कि उसमें मिस्टर मिसेस वगैरह डॉक्टर या कुछ भी और नहीं लिखा जाता नाम के साथ। तो देखें यहाँ कोई मिस्टर नहीं है, यहाँ कोई मिस्टर नहीं है, यहाँ कोई मिस्टर नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, आज की तारीख में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप जो है किसी भी देश में बैठ के दूसरे देश में लेटर लिखेंगे किसी जने को, तो आपको कई बार यह बहुत मुश्किल होगा जानना कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो मिस्टर है या मिसेस है या मिस है या डॉक्टर है या कुछ और है। तो अगर आप कुछ भी ना लिखें तो आप गलती नहीं करेंगे। आपने मिस्टर को मिसेस लिख दिया और मिस को मिसेस लिख दिया या कुछ ऐसा लिख दिया तो पढ़ने वाले को बुरा लग सकता है। पर आप कुछ लिखे ही नहीं, सिर्फ नाम लिखें, तो वह बुरा लगने का चांस नहीं होगा। इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है, पर कुछ नहीं लिखना अमेरिकन सिस्टम में वह काफ़ी यूजफुल है आज की तारीख में। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप इस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर ले। आपको वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो आपके कंट्री में चलता है। अगर आपको यह नाम पता नहीं है अशोक जैन, तो आप इस लाइन को कंप्लीटली हटा सकते हैं और डायरेक्टली दिस लेटर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये लेटर इस जगह जाने वाला है। या आपको पता है कि आपका लेटर सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा या कस्टमर सर्विस में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डियर मैनेजर कस्टमर सर्विस, डियर मैनेजर सेल्स। पर जो पुराना सिस्टम है डियर सर, डियर मैडम लिखने का, वह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाली है, उसमें 50% औरतें हैं। तो डियर सर ऑब्लिक मैडम लिखना एक तरीका है, पर उसके बदले डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट अगर आप लिख सकते हैं तो वह भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। डियर सेल्स मैनेजर, तो सब कुछ जो बाकी कठिनाइयां थी वे निकल गई। पर अगर नाम पता है तो डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं। Next part of the letter is the body of the letter, and as you can see there are two small paragraphs here, but they convey what we want to tell them. This letter is to bring to your attention that the light on the main street in front of building 100 Main Street is not working for the past 3 months, causing great inconvenience to the local residents. I have previously complained about the same issue 2 weeks ago. Copy attached. This is the end of first paragraph. Kindly arrange that light to be fixed immediately so that the danger to the pedestrians crossing the street in that area can be eliminated. So you summarized it here in a small paragraph. So that is the body of the letter. देखिए, see, you are firm, you are direct, you are not insulting, and you are not abusive. Those are the things to note. जो पत्र का अगला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, और यहाँ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके लिए अभी पढ़ा। तो उस एग्जाम्पल में आप देखें कि आपने बिल्कुल सीधी बात की है, घुमा फिरा के नहीं लिखा। जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी उतनी दे दी है। कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं लिखी, किसी को बेइज्जत करने की बात नहीं लिखी, और छोटे से 2 पैराग्राफ में आपने जो कहना था वह कह दिया।
तो यह हुआ बॉडी ऑफ द लेटर. The next part of the letter is the signature of the sender. Here it is A.K. John who is signing. Before that you write yours truly, yours sincerely, yours faithfully, then leave 1 or 2 spaces depending on size of your signature, and then you write your full name, then your email and your telephone number. Some people write the date here in this area and not up here in that area. Wherever you write, there should be one place at least where you have written the date. The telephone number and email you may or may not write depending on you want to give those details or not. You want to provide that information or not. If you don't want to provide, don't write. देखिए यह जो है पत्र का अगला हिस्सा है कि भेजने वाले का दस्तखत या सिग्नेचर. इसमें आप पहले एक तरह का थैंक्स लिखेंगे, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. उसके बाद आप 1 या 2 स्पेस छोड़ेंगे अपने दस्तखत के लिए. उसके बाद आप लिखेंगे ए, जो आपका नाम है, A.K. जॉन. उससे अगली लाइन में आप ईमेल और उससे अगली लाइन में अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे. अगर आप टेलीफोन नंबर और ईमेल नहीं देना चाहते तो नहीं लिखें. कुछ लोग तारीख यहां लिखते हैं ऊपर लिखने के बदले, पर यहां तारीख लिखने में कभी कभी आप तारीख लिखना भूल सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. लेटर में तारीख अवश्य होनी चाहिए. तो इसलिए मैं तारीख यहाँ लिखना प्रेफर करता हूँ. कुछ लोग टेलीफोन नंबर यहाँ लिखते हैं तारीख के बाद. जो भी हो, आपके लेटर में एटलीस्ट तारीख ज़रूर होनी चाहिए. टेलीफोन नंबर और ईमेल ऑप्शनल होता है. आप भेजना चाहें तो भेजें, न देना चाहें तो न लिखें. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर इज हियर called ENCL or enclosed. If you are attaching something with the letter, like copies of old letters or photograph or something, when you are writing in an exam, you are mostly not attaching anything, so there is no need to have ENCL. You can just remove this line when you are writing a letter in the exam, unless it is asked for. And again here it shows that the date and phone numbers can be either here or here. पत्र का अगला हिस्सा होता है जिसको कि बोलते हैं ENCL या enclosed. और इसमें आप अगर पत्र के साथ कुछ भेज रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ भेज रहे हैं या कुछ पुराने पत्र जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसकी फोटोकॉपी भेज रहे हैं, तो वह यहाँ लिखते हैं. जब आप एग्ज़ाम में हैं तो अक्सर साथ में कुछ नहीं भेज रहे होते, तो यह आप न लिखें जब तक कि आपको लिखने के लिए कहा नहीं जाए. तो इसको आप पूरी लाइन को हटा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप पेपर के साथ कुछ एनक्लोज नहीं कर रहे. यहाँ बताया गया है कि आप तारीख और टेलीफोन नंबर यहाँ या यहाँ लिख सकते हैं. To summarize, in American system, everything in the letter starts from the right margin. There is no Mr., Mrs., etc. in front of the name, and there are no commas after the lines in these addresses. American system में जो खास चीज़ें ध्यान देने की हैं कि सब कुछ जो है लेफ्ट हाशिया से शुरू होता है. नाम के पहले मिस्टर, मिसेस एक्सेट्रा नहीं लिखा जाता, और सेंटेंस के आखिर में एड्रेस में जो है कॉमा नहीं लगाए जाते. नाउ लेट्स लुक एट नॉन अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग लेटर दैट इज यूज्ड इन द यूके और इन इंडिया. आइए अब देखें कि नॉन अमेरिकन स्टाइल जो होती है लेटर लिखने की, जो कि इंग्लैंड और भारत में काम में ली जाती है, वह कैसी दिखती है. This is the same letter we saw before, but written in the non-American style.
आई विल टेल यू द डिटेल्स इन अ मोमेंट। देखिए यह लेटर है नॉन अमेरिकन स्टाइल में लिखा हुआ, और इसके डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूं। In the non-American system, there are two major differences. One is that the sender's name and address and signature align to the right margin, and the second, there is indentation at the beginning of the paragraphs. जो दो मेन फर्क होते हैं नॉन अमेरिकन सिस्टम में, वह यह है कि सेंडर्स एड्रेस और सिग्नेचर वो सीधे हाथ के हाशिया से मेल खाते हैं, अलाइन होते हैं, और पैराग्राफ के शुरू में आधे इंच की खाली जगह होती है जिसे इंडेंट कहते हैं। मोर ऑन नॉन अमेरिकन टाइप ऑफ लेटर, देयर इज मिसेस बिफोर द नेम हियर, मिसेस बिफोर द नेम हियर, मिस्टर बिफोर दिस नेम, there are commas at the end of all sentences in the address part. In the American type of letter we had written dear Ashok Jain, here it is dear Mr. Jain, so it's more formal. So whatever country you are in, know which style is used. There are only two styles and follow that style, especially in the exam. जो नॉन अमेरिकन स्टाइल ऑफ लेटर है उसके बारे में और देखिए, नाम के पहले मिसेस लिखा है, मिस्टर लिखा है, मिसेस लिखा है। जो एड्रेस का सेंटेंस है वह खत्म होता है, वहाँ कॉमा है, सब कॉमा है। यहाँ पहले हमने देखा था डियर अशोक जैन, उसके बदले लिखा है डियर मिस्टर जैन, तो ये लेटर थोड़े ज़्यादा फॉर्मल दिखते हैं। पर जो भी आपके कंट्री में स्टाइल है आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि वही स्टाइल ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। पूरी दुनिया में दो ही स्टाइल हैं, तो देख लें कि आपके यहाँ कौन सी स्टाइल फॉलो की जाती है और उसको फॉलो करें। सो व्हाट वी लर्न दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ letter writing, and how to write a good letter. हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो है लेटर्स क्या होते हैं। हमने सीखा कि डिफरेंट स्टाइल में लेटर लिखने में क्या क्या फर्क होते हैं, और हमने सीखा कि एक अच्छा लेटर किस तरह से लिखा जाए।